हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का फ्रिक्शन का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट जो था वो बोर्ड वालों के लिए था, मतलब जो एमएच बोर्ड का ही सिर्फ 11th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए उतना कंसेप्ट मोर देन इनफ है। इवन डायरेक्शन वायरेक्शन की ज़रूरत भी उनको नहीं पड़ती है, उनको सिर्फ फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद रखना है म्यू इंटू एन, और वो अप्लाई करके हर जगह आंसर फाइंड कर सकते हैं। बट जिसको हाई नॉलेज चाहिए, दो आप लोग सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम दोगे, ठीक। तो आज मैं थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट बताऊंगा, तो अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। बट अगर आपकी ज़िद है कि आपको सिर्फ फार्मूला रटना है, मार्क्स स्कोर करना है, तो आप लोग मत देखो, चलेगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपके सामने जो नीट 2002 में आया हुआ था। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। अगर हम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस की बात करें तो उन क्वेश्चंस में सबसे नॉर्मल ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको हो सकता है CBSE बोर्ड के 11th के पेपर में देखने को मिले। अपने एमएच बोर्ड में आ सकते हैं बट उतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट। मतलब एक ब्लॉक रखा हुआ है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और उसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो आप ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करो। मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग इसको खुद से ट्राई करो। देखो, क्वेश्चंस ना बनने के कई सारे कारण होते हैं। जैसे आप लोग पूछते रहोगे कि मुझसे न्यूमेरिकल नहीं होते, हार्ड लगते हैं। न्यूमेरिकल ना बनना एक अलग बात है और कंसेप्ट ना क्लियर रहना एक अलग बात है। जैसे इस क्वेश्चन को देख के अगर आप डायग्राम भी नहीं बना पा रहे हो, रफ मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसी दिखती है, ब्लॉक कैसा है, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब अगर आप एकदम ब्लैंक हो कि आखिर मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो समझ लेना आपका कंसेप्ट वीक है। अगर आप एकदम ब्लैंक हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो समझ लेना आपका कंसेप्ट वीक है। बट सपोज आप डायग्राम बना ले जा रहे हो, फोर्स लगा ले जा रहे हो, लास्ट में आप लोग फॉर्मूला लगा रहे हो, बट फॉर्मूला आप लोग किसी और चीज़ का लगा रहे हो, तो वहाँ पे समझ लेना कि आपको उस पर्टिकुलर कंसेप्ट की थ्योरी पे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें सब कुछ समझ में आ रहा है बट सिर्फ फॉर्मूला लगाने में या फिर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन, फ्रिक्शन का डायरेक्शन नहीं बता पा रहे हो, तो मतलब आपको एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे वीक है। मतलब उस कंसेप्ट की जो थ्योरी है उसको एक बार दोबारा से आपको पढ़ना होगा। अगर आप देखने के बाद कर ले जा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप वो सिर्फ छाप रहे हो, ठीक है। तो एक बार खुद से ट्राई करो, देखो कहाँ तक पहुँचते हो, क्योंकि जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे बोले हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है। रफ मतलब फ्रिक्शन आता है वहाँ पे, तो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट आपको दिया है 0.5। तो सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया 0.5। 10 kg का यहाँ पे ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। किस तरफ लग रहा है वो हमें नहीं दिया हुआ है, कहीं पे भी लगा लो, आंसर वही आना है। तो सपोज हम यहाँ पे लगा लेते हैं 100 न्यूटन का फोर्स, ठीक। तो जब 100 न्यूटन का फोर्स इस पे ऐसा लगेगा तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी आगे आएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन आप लोग बोलोगे फोर्स अपॉन मास 100/10 आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए वाला करेक्ट है, गलत। आपने फोर्स अपॉन मास तो बोला, बट जो फोर्स थी क्या वो सिर्फ 100 न्यूटन वाली फोर्स है या एक और फोर्स है जो यहाँ पे लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स भी तो है, तो उसको लेकर आपको बताना होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन निकालते, 2 पॉइंट ले लो, ठीक। अब ये चल रहा है तो इसके अंदर आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये रुका हुआ है तो 100 न्यूटन का फोर्स लगा तो ब्लॉक आगे जाएगा, ब्लॉक आगे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। बट फिर भी 100 न्यूटन के फोर्स की वजह से वो आगे जा रहा है, मतलब 100 न्यूटन फोर्स ज़्यादा है। तो अगर आप इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, क्या लिखोगे, F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए। तो नेट फोर्स होगा 100 माइनस फ्रिक्शन की फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, म्यू के इंटू एन। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका बनाओगे तो नीचे लगेगा 10G, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 10G और म्यू दिया है 0.5। 0.5 इंटू 10G इज इक्वल टू m इंटू ए। अब ये हो गया 100 माइनस 0.5 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो ये भी हो गया 100, मास 10 है और ए हमें पता करना है। अब देखो सब कुछ हमें मालूम है, सिर्फ हमें ए पता करना है। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 10A इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 10A। 0 0 खत्म, एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक और मज़ेदार बात देखो, जो आंसर करेक्ट होता है उसी आंसर को एक और बार रिपीट किया जाता है, एक पॉइंट पीछे या एक 0 आगे करके। जैसे 5 था तो 0.5 भी था ऑप्शन में, बाकी 15 का दूसरा 1.5 नहीं था। तो ये थोड़ा बहुत तुक्का मारने के लिए भी आप लोगों को यूज़ हो सकता है, ठीक है। मतलब दो अगर सिमिलर ऑप्शन दिखे, काफ़ी ज़्यादा डिसिमिलरिटी ना हो, जैसे एक ऑप्शन दिखा 3, एक ऑप्शन दिखा 30,
तो मे बी, और दूसरा ऑप्शन है 45, एक है 50, ठीक है। तो मे बी 3 या 30 में से एक ना एक करेक्ट हो सकता है। उनको पता है कि आप लोग पॉइंट वन लगाने में हो सकता है कैलकुलेशन में गलती करो, खास करके नीट में, तो इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट आगे पीछे करके उन लोग क्वेश्चन दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपका नीट 2004 का। इसमें बोला है बताओ बी का कितना ज़्यादा मास रहे कि दोनों ब्लॉक्स मूव ना करें। मूव ना करें मतलब कंडीशन इक्विलिब्रियम में रहे। तो अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम में है, कोई मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 रहेगा और नेट फोर्स भी 0 रहेगा। नेट फोर्स 0 रहने का मतलब है आगे वाली फोर्स पीछे वाली फोर्स के बराबर होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम मान लेते हैं इसका कोई मास m है, कुछ नहीं आया तो सबसे पहले फ्री डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम लॉज ऑफ मोशन में, ठीक। तो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, नीचे mg ऊपर टेंशन। इसमें बोला है ब्लॉक मूव नहीं करने चाहिए, तो इसका मतलब जो टेंशन होगी वो mg के बराबर रहनी चाहिए। इक्वेशन 1 मिल गया। दूसरा इसमें बोला है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जरूर यहीं पर रहेगा ना, और कहीं पर तो रहेगा नहीं फ्रिक्शन। यहाँ पे कहाँ फ्रिक्शन आएगा, पुल्ली पे नहीं, पुल्ली पे कभी फ्रिक्शन आपको नहीं दिया जाता है। तो जो ए को रोकेगा वो कौन होगा। बी तो देखो नीचे जा रहा है, तो ए को तो रोकने वाला कोई चाहिए, वो होगा फ्रिक्शन, है ना। वरना ए को रोकेगा कौन, फिर ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जाएगा अगर फ्रिक्शन लेस हो गया तो फ्रिक्शन ही इसको रोकेगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, तो इसको टेंशन आगे लेकर जा रही है और फ्रिक्शन इसको पीछे रोक रहा है। तो इसका मतलब इस केस में जो टेंशन होगी वो फ्रिक्शन के बराबर रहनी चाहिए। अरे भाई, सामने से जितनी फोर्स लग रही है, अगर सामने वाला आपको खींच रहा है और आपको नहीं जाना है, तो आपको भी उतनी ही फोर्स लगानी होगी जितनी फोर्स से वो आपको खींच रहा है। तो इस ब्लॉक को जितनी फोर्स से टेंशन आगे खींच रहा है, उतना ही फ्रिक्शन को अपना फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लगाना होगा, ताकि वो आगे ना बढ़े, मूव ना करे। तो टेंशन जो है फ्रिक्शन के बराबर है। अब यहाँ से देख लो, नीचे लगेगा 2g क्यों, क्योंकि मास है 2 kg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन आ जाएगा देखो म्यू इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन है 2g, म्यू आपको दिया है 0.2, तो ये वैल्यू आ गई 0.4, ठीक है। टेंशन हो गया 0.4। 1 सेकंड, 2g था ना, तो ये 4 इंटू 10 होगा। देखो 2g है तो इसका मतलब वो 20 हो गया, तो 0.2 इंटू 20 हो गया, और 0.2 इंटू 20 हो जाएगा 4। तो देखो टेंशन आ गई 4, तो इसका मतलब 4 kg वाला करेक्ट है। नहीं, ये तो हमें टेंशन मिली है ना। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करो, तो इस इक्वेशन में टेंशन अगर 4 रखते हो, मास हमें पता करना है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, तो देखो मास आ गया 0.4 kg। कॉमन सेंस भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते थे कि अगर इसका 2 kg मास है, तो यहाँ पे अगर 4 kg लटका देंगे तो ये 100% गिर जाएगा। 2 kg लगाएंगे तो थोड़ा बहुत चांस रहेगा, बट उधर भी गिरने का चांस रह सकता है। तो या तो सी करेक्ट होगा या तो डी करेक्ट होगा। कॉमन सेंस से भी आप लोग 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। कॉमन सेंस का ही दूसरा नाम फिजिक्स में होता है फील। जिस चीज़ की आपको फील आ गई, जिस क्वेश्चन की, जिस कंसेप्ट की, उसका कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है। तो अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कैसे दिया गया है एससी वर्मा में, उसको भी हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं। तो चलिए, एससी वर्मा में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन आप करेंगे। इसमें 0.5 kg का है, ये भी 1 kg का है, और ये 1 kg का है। इधर जो म्यू है वो है 0.2, इधर जो म्यू है वो है 0.2, और आपको क्वेश्चन में बोला है कि स्ट्रिंग का टेंशन पता करो, ठीक है। इनके बीच में जो टेंशन है वो पता करो, और एक्सेलरेशन पता करो, फाइंड टी एंड ए, ठीक। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसमें एक्सेलरेशन पता करने बोला है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये ब्लॉक रुके नहीं हुए, ये लोग चल रहे हैं, ठीक है। लोग रुके नहीं हुए, लोग चल रहे हैं। ये 0.5 kg आएगा, तो ये लोग रुके नहीं हुए, लोग चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए केस कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इक्वेशंस बनानी होंगी हर एक ब्लॉक की। पहले इसकी बात करते हैं। तो इसके ऊपर नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगी टेंशन, तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा और कहीं तो जाएगा नहीं, है ना। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, ये हो गया पहला इक्वेशन। समझ में आया। mg नीचे, टेंशन ऊपर, बट ब्लॉक जा किधर रहा है, नीचे, तो इसका मतलब mg जरूर ज्यादा होगा। तो टेंशन उसको रोक रहा है बट पूरा नहीं रोक पा रहा है, तो इसलिए mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। जानते हो आप लोग, इसका मैंने फील दिलाया था पुली वाले में। यहाँ पे बात करते तो जो टेंशन यहाँ है वही टेंशन यहाँ भी होगी, क्योंकि अभी तक धागा चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो धागा चेंज हो गया, तो यहाँ पे टी डैश हो जाएगा। एक टेंशन आगे इसको लेकर जाएगी, एक टेंशन इसको पीछे भी खींचेगी, है ना। अगर 2 ब्लॉक बंधे हुए हैं एक स्ट्रिंग से, तो उसमें 2-2 टेंशन रहती है, एक पहले ब्लॉक के लिए, एक दूसरे ब्लॉक के लिए। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, तो हमेशा वो 1 kg ब्लॉक को खींचेगी, ये 1 kg को पीछे खींचेगी, और ये वाली टेंशन इसको आगे खींचेगी। दोनों टेंशन की वैल्यू सेम होगी।
ठीक। तो अब इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो ये टेंशन इसको आगे लेकर जा रही है, ये टी डैश उसको रोक रहा है, फ्रिक्शन भी उसको रोक रहा है, ठीक। ब्रैकेट करके हमने प्लस लिखा क्योंकि अभी साइन चेंज होगी। फ्रिक्शन भी इसको पीछे रोक रहा है, अरे ब्लॉक आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना, ये तो सिंपल कंसेप्ट है। तो पहला तो टी डैश इसको रोक रहा है आगे जाने से और फ्रिक्शन भी रोक रहा है, तो फ्रिक्शन भी रोक रहा है और फिर आ रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, 1 इंटू ए। आगे बढ़ते इसको थोड़ा सॉल्व करते। अब यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन होगी। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आप लोग अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसके लिए म्यू की वैल्यू 0.2 है। अगर आप इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो 1g नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ठीक। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 1g है, तो t माइनस टी डैश प्लस म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम ए। तो t माइनस टी डैश माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो ये दोनों क्वांटिटीज माइनस में है तो उसको वहाँ भेज दो, जरूरत नहीं है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो t माइनस टी डैश माइनस म्यू की वैल्यू 0.2, m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, m की वैल्यू 1 a। तो t माइनस टी डैश माइनस 0.2 इंटू 10 इज 2 इज इक्वल टू a इक्वेशन 2। अब यहाँ से आप लोग t की वैल्यू उठा के यहाँ पे भी डाल सकते हो, बट वहाँ पे t डैश में इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। आपको तीन चीज़ें निकालनी है, a t t डैश। इसके लिए आपको तीन इक्वेशन की ज़रूरत है। अगर आपको t और a निकालना होता तो 2 इक्वेशन में काम हो जाता। तो तीसरा इक्वेशन इस ब्लॉक से आएगा। इस ब्लॉक की बात करें तो इसको t डैश आगे ले जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे खींच रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई टेंशन नहीं है ना, पीछे कोई स्ट्रिंग ही नहीं है तो टेंशन कहाँ से आएगी। तो टी डैश माइनस म्यू इंटू एम जी बराबर एम ए। तो टी डैश की वैल्यू आ गई एम ए प्लस म्यू एम जी। एम की वैल्यू 1 है, ए हमें पता नहीं, म्यू की वैल्यू 0.2, जी की वैल्यू 10, एम की वैल्यू 1। तो ये आ गया a प्लस 2, ठीक। तो टी डैश की वैल्यू हमें मिल गई a प्लस 2, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो t की वैल्यू मिल जाएगी। तो t माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू a। तो t माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू a। तो ये आ गया t माइनस 4 बराबर 2a। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन से हमें t डैश मिला, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो इसको और इसको आप लोग अब सॉल्व कर सकते हो। कैसे, m आपको पता है 0.5 है, ठीक है, और g भी आपको पता है, तो 0.5 इंटू 10 हो जाएगा 5, माइनस t आपको नहीं पता है, 0.5 इंटू a ये हो जाएगा 0.5a। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब इनको सॉल्व करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -4 + 5 1 हो जाएगा, और 2 और 0.5a इज इक्वल टू 2.5a हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2.5, ठीक। अब ऊपर नीचे 100 से या 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 10/25। तो फाइनल आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जेई लेवल का क्वेश्चन है ये आपको नीट वगैरह में इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। जो दिख सकता था वो मैंने पहले बता दिया, ठीक। तो जेई वालों थोड़ा तो झेलना ही होगा, इतना आसान तो होता नहीं है सब। तो टी डैश कितना आएगा, टी डैश में एक ही वैल्यू रखो 0.4, तो टी डैश आ जाएगा 2.4। तो 2.4 न्यूटन हो गया टी डैश। अब टी डैश यहाँ पे रखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रखो तो टी आ जाएगा, या फिर t माइनस 4 इज इक्वल टू 2a है, इसमें रख दो a की वैल्यू। क्या है, t माइनस 4 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू आपको अब पता है 0.4 इंटू 2, ये 2 ये वाला, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली। तो t इज इक्वल टू आ गया 0.8 प्लस 4, तो t इज इक्वल टू आ गया 4.8 न्यूटन। तो हमने इन दोनों के बीच में जो टेंशन है वो भी पता कर लिया, ये टेंशन भी पता कर लिया, कितने एक्सेलरेशन से लोग मूव कर रहे हैं वो भी पता कर लिया। तो ये थोड़ा भारी क्वेश्चन था जो आपको जेई वगैरह में देखने को मिल सकता है, बाकी सारे तो इजी रहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, चलिए। तो अब एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, एससी वर्मा का ही सवाल है। अब इतना भारी क्वेश्चन था वो मैंने कर दिया, अब ये थोड़ा हल्का क्वेश्चन है तो आप लोगों से हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पे है 5 kg का ब्लॉक, और यहाँ पर है 15 kg का ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे लगी है एक पुली और यहाँ पर भी लगी है एक पुली। सवाल ये है कि अगर यहाँ पे म्यू जो है वो 0.2 है, ठीक है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.2 है, तो सवाल ये है यहाँ पे टेंशन क्या होगा और यहाँ पे टेंशन क्या होगा। अब आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना यहाँ के लिए और इसके साथ सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। फिर से डायग्राम देख लो, ठीक है, थोड़ा घटिया डायग्राम बना दिया मैंने, फिर से बना देता हूँ अच्छा सा, ठीक है। सो ये आप लोगों की पुली, और ये हो गया आपका टेबल, और ये हो गई एक और पुली, ये हो गई स्ट्रिंग, ये हो गया टेबल, ये हो गया 5 kg का
ये हो गया 15 kg का, ये हो गया 5 kg का, इनमें जो म्यू है वो 0.2 है। तो सवाल ये है टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में। और भी कुछ बोला है क्या? कुछ भी नहीं आपको बोला है। तो आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये लोग रुके हुए रहेंगे या चलते हुए रहेंगे? फिलहाल इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि लोग चल रहे हैं। ठीक है, इससे आप लोग सॉल्व करेंगे। चल रहे लोग इक्विलिब्रियम में नहीं है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये रोड है और यहाँ पे रोड पे गाड़ी है। अभी थोड़े हल्के हल्के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी IIT का क्वेश्चन आएगा फिर देखना। टायर और रोड के बीच में जो म्यू है उसकी वैल्यू है 0.4। टायर और रोड के बीच में जो म्यू की वैल्यू है वो है 0.4। अगर गाड़ी आगे जा रही है विद द मतलब स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, तो सवाल ये है कि कितना आगे जाके गाड़ी रुक जाएगी। फाइंड द डिस्टेंस एट विच कार विल स्टॉप, ये आपका सवाल है। तो ये देखो सेल्फ मूविंग ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट है। मतलब मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट खुद से चलते हैं उसमें आप लोग जानते हो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी फ्रिक्शन अपॉन मास। फ्रिक्शन होगा म्यू mg डिवाइडेड बाय m। तो देखो mm कट गया। तो जब भी आपको मास ना दिया रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। क्या पता फॉर्मूला लगाएं और बाद में मास कैंसिल हो जाए, जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे केस में हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू जी आती है, मैंने बताया था। तो एक्सेलरेशन अगर आप लोग निकालोगे तो 0.4 × 10 आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u की वैल्यू है 20। ठीक है, अब आपको u मालूम है, a मालूम है और लास्ट में कार रुक जाएगी तो मतलब v है 0। तो क्या आप लोग s निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? v² = u² + 2as। ऐसे क्वेश्चन नीट में काफ़ी आते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कन्वेयर बेल्ट वाला कराया था, है ना। तो v तो 0 है, u देखो आपका 20² है, 2 एक्सेलरेशन 4 है और ये s। ठीक है, तो 0 = 400 + 8s। तो s आ जाएगा -400 डिवाइडेड बाय 8। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा -50 मीटर। ठीक है, एक्चुअली देखो कार रिटार्ड कर रही है, कार रिटार्ड कर रही है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक, तो जब आप यहाँ माइनस पुट करोगे तो ये माइनस रहेगा, तो आगे ये प्लस हो जाएगा। तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन तो जो आपको आ सकता है नीट में, इस तरीके से आप लोग इसको फाइंड करेंगे। इसमें क्या क्या कंसेप्ट लगा? सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगा, है ना, मतलब काइनेमेटिक्स, और फ्रिक्शन का कंसेप्ट लगा, और थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट लगा, एक्सेलरेशन = फोर्स अपॉन मास। तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं मिसलेनियस। आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर भले मैं बता देता हूँ। एक कार है जो मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकंड से, कितनी डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगी अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.5 है। तो जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले जो कार वाला क्वेश्चन कराया वही क्वेश्चन है ये, और ये आया था JEE मेंस 2005 में। उस समय JEE मेंस का विचित्र नाम था AIEEE। तो हलवा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि JEE का लेवल अब बदल चुका है, इट्स नॉट लाइक अर्लियर। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी आपका JEE का ही है, 2004 या 2005 का ही है। इस क्वेश्चन में बोलता है बर्फ है, बर्फ के ऊपर एक गोली रखी हुई है जिसका मास है 2 kg। अब मार्बल मतलब वो छोटे कंचे नहीं होते, मार्बल मतलब बड़े बड़े भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टल ऑब्जेक्ट्स। तो 2 kg का यहाँ पे एक मार्बल है जो कि वेलोसिटी दिया गया इसको 6 मीटर पर सेकंड का, बट फ्रिक्शन ने इसको 10 सेकंड में रोक दिया। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा क्या यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा? तो रोलिंग फ्रिक्शन क्यों लगेगा? क्योंकि मार्बल सर्कुलर होता है ना। ये कौन बोल दिया? मार्बल मतलब मार्बल, जरूरी नहीं वो आपके छोटे छोटे कंचे ही हो। मार्बल तो 10 ग्राम का भी होता है, इधर तो 2 kg है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसकी टेंशन मत लो। हाँ, तो 6 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी दी गई थी, तो मतलब इसको u मिला था 6 मीटर पर सेकंड का, फ्रिक्शन ने इसको रोका। तो ये सेल्फ मूविंग ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन उस केस में आता है म्यू जी। एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं। एक्सेलरेशन आ जाएगा देखो 10 म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी a/10। अब हमें a पता करना है, जैसे ही हमें a मिला तुरंत इससे हम लोग म्यू निकाल लेंगे। और ये देखो आइस पे है, तो इसीलिए देखो आपको जो काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट दिख रहे हैं वो बहुत कम है ना। क्यों कम है? क्योंकि आइस पे मैंने पहले बताया था फ्रिक्शन बहुत कम होता है। देखो 0.01, 0.02, ज़्यादा से ज़्यादा 0.06।
है ना, मतलब होता है बट बहुत कम होता है। अगर एकदम से नहीं होगा तो आप लोग आइस पे चल नहीं सकते, चाहे जितनी कोशिश कर लो, आगे ही नहीं बढ़ोगे आप, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग तो आगे बढ़ते हैं 10 सेकंड में मार्बल रुका, मतलब टी दिया है 10, तो एक इक्वेशन आपको याद है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v तो 0 हो जाएगा, लास्ट में रुक गया, u यहाँ पे 6 है, a आपको पता करना है, टाइम 10 सेकंड लगा तो -6 बराबर 10a। अब ये देखो a की वैल्यू आ गई -6/10, तो a आ गया -0.6, a आ गया -0.6। तो आप जब यहाँ पे 0.6 रखोगे तो 0.6 डिवाइडेड बाय 10 0.06 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। जेई का क्वेश्चन है, पुराना है, अब ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे। अब कुछ और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ जो कि एग्जाम में 2-2 बार आए हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और कंसेप्ट को सीखते हैं, मतलब एक और न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा अलग टाइप का है, जो कि पहली बार आया था 2003 में AI-EEE में। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि एक फ्लैट दीवार है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया गया 10 न्यूटन, और 10 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद ये ब्लॉक रेस्ट पर रुका हुआ था, और आपको यहाँ पे म्यू की वैल्यू ब्लॉक और वॉल के बीच में दी हुई है 0.2, और आपको क्वेश्चन में पूछा है कि 10 न्यूटन के फोर्स लगाने पर ये ब्लॉक रुका हुआ है, तो बताओ इसका कितना मास है। जैसे इसको थोड़ा सा अगर हम लोग फील करें, तो सपोज ये मार्कर है, अगर मुझे इसको बोर्ड से चिपका के रखना है तो बहुत छोटी फोर्स लगानी है, बट अगर मैं कोई 10 किलो का ऑब्जेक्ट लाऊं और मुझे अगर उसको दीवार पे चिपका के रखना है सब बोर्ड पे, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी होगी। फिर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट लाऊं तो उसके लिए बस इतना फोर्स लगाऊंगा, वो रुका हुआ रहेगा। तो इसका जो मास है वो कहीं ना कहीं इस फोर्स पर डिपेंड है, क्योंकि ये फोर्स हटेगा तो वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालो, इसमें नॉर्मल रिएक्शन निकालो, इसको सॉल्व करो तो मान जाऊंगा कि आपको फ्रिक्शन आ गया है। ये आया था 2003 AI-EEE जेई में, नीट में भी आ सकता है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है इसलिए। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर हमने 10 न्यूटन का, देखो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्शन देखना है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं, पहले मान लेते हैं ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक, और कोई फोर्स उस पर नहीं लग रही है, तो ये 10 न्यूटन की फोर्स अगर इस पर नहीं लग रही है तो इसका मतलब ये नीचे गिर जाएगा, ऐसे नीचे गिर जाएगा। तो अगर ये नीचे गिर जाएगा तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगेगी ऊपर, समझे। तो अब की बार अगर हम लोग फ्रिक्शन को निकालने जाए तो फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहाँ पर, लोग बोलेंगे ये देखो नीचे mg है और देखो ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन है, तो n की वैल्यू हो गई mg। गलत है, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, जहाँ पे कांटेक्ट रहेगा वहां पे आता है भाई नॉर्मल रिएक्शन। कहाँ हो, तो कांटेक्ट यहाँ पर है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ से आएगा। तो ये आया नॉर्मल रिएक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो एक्चुअली ये 10 न्यूटन की फोर्स ही होगी, मतलब जितना फोर्स आप दीवार पे लगाओगे उतना फोर्स वो लगाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होगा 10 के, तो F इज इक्वल टू आ गया म्यू F आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। बट अगर हम लोग फ्रिक्शन की बात करें तो उसको बैलेंस कौन कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है नीचे का mg। अरे भाई साहब, नीचे वाला जो mg फोर्स है अगर उतना ही फ्रिक्शन फोर्स है तभी ना ये रुका रहेगा यहाँ पर, तो मतलब फ्रिक्शन की जगह आ जाएगा mg। तो ये आ गया mg इज इक्वल टू म्यू एफ। तो अगर आप लोग या m निकालना चाहो तो mg आ जाएगा म्यू एफ डिवाइडेड बाय g। अब म्यू की वैल्यू 0.2 है, f की वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाय 10 है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा मास इज इक्वल टू 2 न्यूटन। अच्छा, वेट पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक, तो पहले मास निकाल लेते हैं, वेट भी आ जाएगा। वेट निकालना है ना, तो सीधा सीधा आंसर है। देखो ये देखो, ये mg क्या है, ये वेट ही तो है उसका, तो म्यू है 0.2, फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, तो 2 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा, इसका वेट हो जाएगा 2 न्यूटन। ठीक है, एक बार और बताता हूँ, मुझे लगता है कुछ लोगों को नहीं समझाए, सो इस क्वेश्चन को मैं एक और बार चेक कर लेता हूँ, बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है मास पूछा था, ठीक है, तो वेट ही पूछा था, 2 न्यूटन इसका आंसर है। तो अब किया कैसे मैंने, देखो सबसे पहले जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो तो समझ में आई होगी, ऊपर है, mg नीचे लगेगा ऑलवेज, mg कभी टेढ़ा मेढ़ा लगेगा नहीं, ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचेगी, तो जो mg होगा वो फ्रिक्शन के बराबर होगा। अरे नहीं, फील नहीं आ रहा है, फ्रिक्शन के बराबर कैसे होगा, mg ज्यादा रहना चाहिए ना, अगर mg ज्यादा है तो ब्लॉक तो फिर नीचे भी आना चाहिए, बट ब्लॉक नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो वहीं पर अटका हुआ है, मतलब फ्रिक्शन mg दोनों बराबर है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो वो mg के बराबर है, जो फ्रिक्शन है वो mg के बराबर है। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन,
तो म्यू एन जो है वो mg के बराबर है। तो अगर आपको यहाँ से mg निकालना है तो म्यू एन निकालो। अब n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से आपने फोर्स लगाई तो नॉर्मल रिएक्शन भी यहीं से आएगा। ठीक, तो जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो आप जितना फोर्स लगा रहे हो यहाँ से उसके इक्वल होगी। कैसे? देखो, एक टेबल पर जब आपने ब्लॉक रखा 2 kg का तो नीचे लगा 2g, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा n। तो यहाँ पे आप जैसे बोलते हो कि नॉर्मल रिएक्शन 2g के इक्वल है, वैसे ही यहाँ पर भी कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, सामने से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इसके इक्वल है। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल हो गया 10 न्यूटन के। तो यहाँ पे आपने 10 रखा, म्यू की वैल्यू 0.2 रखी और वेट आ गया 2 न्यूटन। अगर आपको मास निकालने बोला तो आप m निकालोगे और g को नीचे भेज दोगे। तो देखो g इससे कैंसिल हो जाएगा और मास आ जाएगा 0.2 kg। अब एक मजे की बात बताता हूँ आप लोगों को। मजे की बात ये है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था 2021 फरवरी में, जेईई मेंस 2021 फरवरी अटेम्प्ट में, फरवरी अटेम्प्ट में 21 या 22 फरवरी को ये क्वेश्चन आया था। अब उसमें क्या बोला था? उसमें बोला था ये ब्लॉक है, अगर ब्लॉक का वेट 0.5 kg है, यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो 0.5 है और ब्लॉक का वेट 0.2 बोला था आई थिंक। लेट मी कंफर्म द वैल्यू। ठीक है, मैं जस्ट कंफर्म करके आप लोगों को बताता हूँ कितना बोला था। तो यस, म्यू आपको बोला था 0.2 और मास आपको बोला था 0.5 kg। उसने बोला यहाँ से फोर्स लग रहा है और फोर्स लगने के बावजूद ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा है। तो फोर्स लगने के बाद अगर ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा है तो बताओ कितना फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग फोर्स हटा देंगे तो ब्लॉक नीचे गिरेगा, मतलब फ्रिक्शन आएगा ऊपर, नीचे लगेगा mg। और अगर ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा है तो फ्रिक्शन इक्वल होगा mg के। अब फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू n, तो म्यू n बराबर होगा mg के। आप जो यहाँ से फोर्स लगा रहे हो वही सामने से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स बराबर है। तो जो म्यू एफ है वो बराबर हो गया mg के। तो फोर्स आ जाएगा mg बटा म्यू। चाहिए तो ये रट लो, चाहिए तो ये रट लो। सेम क्वेश्चन आया तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, mg बाय म्यू, आंसर आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू आ जाएगा, m है 0.5, g है 10, म्यू है 0.2। अब देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 2 5 10 हो गया, f आ गया 25 न्यूटन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एज वेल एज फॉर जेई। ताज़ा ताज़ा प्रश्न है, कहीं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बोल सकते थे, तो यहाँ क्या बोलोगे? तो ये हो गए हमारे कुछ न्यूमेरिकल सादे। अब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज और फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन की। चलिए तो एंगल ऑफ रिपोज को सीख लेते हैं और फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन को। चलिए ये मैं थोड़ा सा पहले आपको इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन कैसे लगता है वो सिखा देता हूँ, ताकि आप लोग उस पर अच्छे से समझ पाएँ कि आखिर वो क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है। तो सपोज ये हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, जो ये सरफेस है वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड है मतलब टेढ़ी है, किसी एंगल पर झुकी हुई है। ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इसमें इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, ये सारे आपके सवाल होते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो इसको आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो एक तो नीचे फोर्स लगेगी mg, एक तो ये फोर्स लगेगी mg साइन थीटा, आप लोग जानते हो, और एक फोर्स ऐसा लगेगी जो कि होगी mg कॉस थीटा, और इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, मतलब वो नीचे से लगेगा बट मैं ऊपर से बना रहा हूँ। ठीक है, और एक और कंडीशन है कि ब्लॉक रुका हुआ है, ब्लॉक इज एट रेस्ट। ठीक है, ब्लॉक रेस्ट पर है, तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स दोनों आपको बताना है, मतलब मुझे बताना है। अभी तो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल तो आएंगे अभी। तो mg साइन थीटा की वजह से देखो ब्लॉक नीचे पहले गिर जाता था। याद है हमने पहले कुछ न्यूमेरिकल किए थे कि अगर ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो mg साइन थीटा उसको नीचे खींचेगा, याद है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया है, तो अब हो सकता है ब्लॉक जो है वो उससे स्लाइड ना हो। जैसे बुक पे आप कभी कभी इरेजर रखो, ठीक है, आपके पास कोई भी अपनी नोटबुक है उस पर इरेजर रखो और बुक को टेढ़ा करो, तो कम चांस है कि इरेजर जो है वो गिरे, कम चांस रहता है। पहली बात, इरेजर में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, आप अपने हाथ से भी उसको रगड़ो तो हाथ जो है वो आसानी से मूव नहीं कर पाता है। तो उसकी कुछ बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, केमिकल रीजंस भी होते हैं, वॉट एवर। तो उसी का एग्जांपल मैं दे रहा था कि इरेजर नहीं गिरेगा,
बट जब ज़्यादा आप लोग कर दोगे तो गिर जाएगा, वो बात अलग है। तो मतलब यहाँ पे चांस है कि ये जो ब्लॉक है वो नीचे गिरे, बट ये भी चांस है कि फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर ली जाए। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ब्लॉक रुका हुआ है, मतलब जो फ्रिक्शन है वो इसको बैलेंस कर रहा है। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन होगा वो इक्वल होगा mg साइन थीटा के। अरे भाई जितना mg साइन थीटा लग रहा है उतना फ्रिक्शन लगा तभी तो ब्लॉक रुका हुआ रहेगा, वरना वो नीचे नहीं गिर जाएगा। तो फ्रिक्शन इक्वल होगा mg साइन थीटा के। फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू एन इक्वल होगा mg साइन थीटा के। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही है, mg कॉस थीटा नीचे, नॉर्मल ऊपर। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है mg कॉस थीटा। तो mg कॉस थीटा बराबर आया mg साइन थीटा के। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स मैंने बोला था जो कि आपने बता दिया म्यू इंटू एन है, फिर फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू mg कॉस थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन की भी वैल्यू आपने बता दी mg कॉस थीटा। ठीक, अरे भाई नॉर्मल रिएक्शन के साथ म्यू लगा दो तो फ्रिक्शन बन गया, है ना। तो ये देखो हमें दो कंडीशन मिली। अब यहाँ से आप लोग देखो तो mg कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया म्यू। अगर हम कॉस थीटा को वहाँ भेजे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा। यहाँ से अगर हम लोग थीटा निकालना चाहे तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस। एस क्यों? क्योंकि अगर ब्लॉक रुका हुआ है तो उसके पास स्टैटिक फ्रिक्शन ही आएगा, इसलिए एस। इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। कब से सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था भयंकर टॉपिक है। एंगल ऑफ रिपोज मतलब वो मैक्सिमम एंगल जहां पे ऑब्जेक्ट बिना स्लिप किए रुका हुआ हो। क्या बोला क्या बोला, फिर से बोल देता हूं ना। इट इज द मैक्सिमम एंगल so that object placed on it does not slip। ये वो मैक्सिमम एंगल है जहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो स्लिप करके नीचे ना गिरे। ठीक है, तो जैसे आप लोग, मैंने आपको बताया कि बुक पर आप पेन रखो तो एक पर्टिकुलर एंगल तक अगर आप उसको रोटेट करते हो तो वो गिर जाए, ये जरूरी नहीं है। बट एक ऐसा भी पॉइंट आता है जहाँ पे आप लोग ज़्यादा रोटेट करते हो तो वो एकदम नीचे गिर जाता है। तो आपको पता कैसे करना है कि थीटा क्या होगा, आपको बस म्यू याद रखना है। अगर बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि म्यू एस की वैल्यू अगर 1/√3 है, अगर म्यू एस की वैल्यू 1/√3 है तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा? tan इनवर्स 1/√3 कौन सा एंगल होता है बताओ? 1/√3 tan पे कब आता है? 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब 30 डिग्री तक आप लोग उसको ले जा सकते हो, और उसके आगे लेकर जाओगे तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि म्यू एस की वैल्यू 1.73 है, तो आप लोग जानते हो 1.73 का मतलब होता है √3। तो tan इनवर्स √3 मतलब √3 कब आता है tan में? तो वो आता है 60 डिग्री पे, तो वहाँ पे थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू है 1 ले देते हैं, तो 1 अगर आप लोगों को मैं बोल दूं तो tan इनवर्स 1 कब होता है? π/4 पे। ठीक, π/4 मतलब 45 डिग्री। तो 45 डिग्री तक आप इसको झुका सकते हो, अगर उससे ज्यादा लेकर जाओगे तो ब्लॉक गिर जाएगा। तो ये कंसेप्ट था एंगल ऑफ रिपोज का। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स म्यू एस। इसके 2-3 न्यूमेरिकल भी मैंने बता दिया, अगर इतना दिया हो तो इतना इतना इतना, ये सारे नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग कुछ हल्के फुल्के न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो सपोज ये आपका वही थीटा है, एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पे एक ब्लॉक है मास 5 kg का, और आपको बोल रहा है कि ब्लॉक जो है वो नीचे नहीं आ रहा है। ठीक, वो नीचे नहीं आ रहा है। अगर वो नीचे नहीं आ रहा है तो बताओ कितना फ्रिक्शन फोर्स उसके ऊपर लग रहा है कि वो नीचे नहीं आ पा रहा है। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं? हम लोग मान लेते हैं ब्लॉक रुका हुआ है। अगर ब्लॉक रुका हुआ है तो इसको mg साइन थीटा नीचे खींच लेगा, तो अगर mg साइन थीटा नीचे खींचेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और बाकी ये हो गया mg और ये हो गया mg कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सीधा सीधा देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो mg साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, mg साइन थीटा को फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है, इसीलिए वो रुका हुआ है। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो गया mg साइन थीटा। अब हम आपको पता है g आपको पता है, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, तो फ्रिक्शन आ जाएगा 25 न्यूटन। तो ये थोड़े बहुत फालतू न्यूमेरिकल हो गए, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, फालतू नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो। सपोज ये आपका वही सेम टू सेम ब्लॉक है, अब की बार 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है, और ये एंगल है अब की बार 60 डिग्री, और ये ब्लॉक जो है वो नीचे अभी भी नहीं आ रहा है। तो अब की बार आपको पता करना है कि यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी होगी। फाइंड
द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब म्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे करेंगे इसको, सेम टू सेम मेथड लगाएंगे। अरे म्यू मतलब म्यू, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से ये नीचे नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ये नीचे हो गया mg, ये हो गया mg cos थीटा, और ये हो गया mg sin थीटा, और ऊपर लग गया फ्रिक्शन का फोर्स। तो यहाँ से हम लोग अगर नीचे नहीं आ रहे तो जो फ्रिक्शन है वो mg sin थीटा के इक्वल है, ठीक। अब और जो फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू एन जो हो गया वो mg sin थीटा के बराबर आ गया। हाँ, तो n की वैल्यू mg cos थीटा है। अगर किसी के दिमाग में कुछ बत्ती जल रही है तो सोचो थोड़ा, ठीक है, सोचो, कुछ तो सोचो। तो देखो mg कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू देखो आ गई tan थीटा, तो थीटा आ जाएगा, ओ सॉरी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी tan 60। अब tan 60 की वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 होती है, तो म्यू की वैल्यू है यहाँ पे √3 या फिर 1.73। याद आया कुछ? अरे एंगल ऑफ रिपोज का ही सवाल है ये। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या, कितना एंगल हम लोग करें कि ब्लॉक नीचे ना गिरे। इसमें क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। बट अब की बार आपको म्यू पता करना है तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो कंसेप्ट्स वही हैं, घुमा फिरा के वही सवाल आते हैं। तो अब मैं आप लोगों को कुछ नीट के और जेई के क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर हम लोग 2-3 IIT के सवाल करेंगे। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आपका फिर से वही इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पर कोई भी एक मास है, लेट से 5 kg का, और जो एंगल है वो है 45 डिग्री का, और जो ये ब्लॉक है वो अब की बार नीचे आ रहा है। ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन, ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन, अब की बार ब्लॉक नीचे आ रहा है। तो अगर ब्लॉक नीचे आ रहा है तो आपको पता करना है म्यू के कितना होगा, क्योंकि ब्लॉक चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, तो म्यू के आपको पता करना है, ठीक है। तो वही फ्री बॉडी डायग्राम, फालतू फालतू काम, आंसर आएगा। देखो नीचे लगा mg, इधर लगेगा mg cos थीटा, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर लगेगा mg sin थीटा। अगर ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। mg sin थीटा से वो नीचे आ रहा है, फ्रिक्शन उसको रोक रहा है, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है मैंने, ठीक। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू इंटू एन। तो n क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू mg cos थीटा है, कई बार हम लोग कर चुके हैं, मैक्सिमम केस में यही रहता है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो m कैंसिल हो गया, तो कई जगहों पे आपको मास नहीं दिया जाएगा, इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा सोचा था मास देने से पहले। हाँ ठीक है, तो g sin थीटा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लिया नहीं, चलो मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो ये हो जाएगा देखो 10/√2, ये हो जाएगा म्यू 10/√2, और ये आ गया देखो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग क्या कॉमन ले लो, यहाँ से आप लोग चाहो तो 10/√2 कॉमन ले लो। 10/√2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस म्यू बराबर 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 2√2/10। तो 1 माइनस म्यू आ जाएगा √2/5, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस √2/5। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये मैंने कुछ भी रैंडम वैल्यू ली थी जिसकी वजह से मुझे आंसर मिला, ठीक है। ऐसा आंसर इसलिए मिला क्योंकि मैंने रैंडम वैल्यू ली थी, आपको एग्जाम में वैल्यू सेट करके देखा। फिलहाल आपको यहाँ तक समझना है, ये आपका कंसेप्ट है। अब इसके बेसिस पर हम लोग कुछ जेईई नीट के न्यूमेरिकल फाइनली कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ऐसा है कि ये यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है m। अगर ये मास नीचे जा रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ g/2, तो आपको बताना है यहाँ पे म्यू के की वैल्यू क्या होगी, और एंगल जो है वो है 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको म्यू के की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि अगर ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन g/2 से तो म्यू के क्या होगा। दैट्स इट, ये आपका एक होमवर्क है, आपको आ जाना चाहिए, वैसे बहुत ईजी है, ठीक है। मेंबर लोग चेक करा सकते हैं भेज के कि क्या उन्होंने करेक्ट किया या फिर क्या गलती की। हाँ, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जेईई मेंस 2019 का। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक ब्लॉक है जो कि 45 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पर रखा गया है, इसका मास है 10 kg, नीचे से फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन और ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है P। जेईई मेंस 2019 का सवाल है। हाँ, तो क्वेश्चन में पूछा है आप लोगों को कि यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0.6 है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स P सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड्स। P की कितना फोर्स, P पे कितना फोर्स हम लोग लगा दें कि ब्लॉक नीचे ना गिरे,
ये आपका क्वेश्चन है। म्यू दिया है, एंगल मालूम है, 3 न्यूटन मालूम है, पी आपको पता करना है। तो क्या आप लोग कर सकते हो इसको? बहुत इजी क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का केस है। इक्विलिब्रियम मतलब नीचे वाला फोर्स ऊपर वाली फोर्स के यहाँ पे बराबर होगा। 10 kg का ब्लॉक है, ब्लॉक पे नीचे लग रहा है फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, 45 डिग्री का एंगल है, म्यू जो है वो है 0.6। तो आपको पता करना है पी कितना होगा कि ब्लॉक नीचे ना गिरे। तो यहाँ पे पहले फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। तो ये है ब्लॉक हम लोगों का, ब्लॉक पे नीचे लगेगा mg, यहाँ पर लगेगा mg cos थीटा, और इस साइड लगेगा mg sin थीटा, और यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन। तो mg sin थीटा नीचे लग रहा है, और साथ ही में देखो यहाँ पे 3 न्यूटन का फोर्स भी नीचे लग रहा है। 3 न्यूटन का फोर्स अलग है, वो mg sin थीटा नहीं है आपका। तो ये दोनों फोर्सेस को F को बैलेंस करना होगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को P मिलेगा। अब P कैसे मिलेगा? तो ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शंस हैं 25, 23, 18, 32। 25, 23, 18, 32 आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो एक बार आप लोग ट्राई करो, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखो फ्रिक्शन का आंसर निकाले तो फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे, म्यू इंटू एन। पहले फ्रिक्शन निकालते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो P है ना ये एक्सटर्नल फोर्स है। कंसेप्ट को समझा करो। जो 3 न्यूटन लग रहा है, पहला कंसेप्ट 3 न्यूटन जो लग रहा है वो mg sin थीटा नहीं है। जो P है वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, P एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हम अपने हाथ या कहीं से लगाएंगे। F जो है वो फ्रिक्शन है, ठीक। तो फ्रिक्शन की वैल्यू देखो आ रही है म्यू mg cos 45। अब म्यू की वैल्यू 0.6 है, m की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू 10 है, 45 होता है 1/√2। तो ये आपका आ गया 60 डिवाइडेड बाय 1.41। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ रही है 600 डिवाइडेड बाय 14। ये नियरली आपका आएगा 32 न्यूटन, आई थिंक नियरली 32 न्यूटन आएगा। क्या यह सॉरी कर लेते डिवाइड। 600 14 14 4 जा 56 40 दुना, तो 42 न्यूटन आ गया। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो इस पे लग रही है। अगर 32 आती तो अभी सब लोग 32 पे मार देते, है ना। तो ये 42 न्यूटन की फोर्स आ रही है जो फ्रिक्शन से लग रही है। अब हम लोग चेक करते हैं इस साइड कितना फोर्स है। तो इस साइड का फोर्स है 3n प्लस mg sin 45। अरे मतलब नीचे की तरफ कितना फोर्स है, तो mg sin थीटा और एक 3 न्यूटन है, तो 3 न्यूटन प्लस mg sin 45। तो m कितना है देखो 10, g कितना है देखो 10, sin 45 होता है 1/√2। तो ये हो गया 3 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1.4। तो 3 प्लस ये देखो 100 को जब आप लोग 1.4 से डिवाइड करोगे तो नियरली 62 के करीब आंसर आएगा। चेक कर लेते एक बार। 14 को 1000 से डिवाइड कराते, 14,000 को 14 से, 14 7 जा 98, ठीक, 14 7 जा 98 और फिर 201। तो यहाँ पे आपका आ गया 71 न्यूटन। तो ये हो गया 74 न्यूटन। अब 74 न्यूटन टोटल फोर्स है नीचे की तरफ, जिसमें से फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है 42 न्यूटन। 74 न्यूटन टोटल फोर्स है नीचे की तरफ, जिसमें से 42 न्यूटन फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। तो कितना आपको P लगाना पड़ेगा, ये आपका सवाल था। तो जो P होगा वो होगा एक्सटर्नल फोर्स माइनस F, मतलब नीचे की तरफ वाला फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स। तो नीचे की तरफ है 74 और ये है 42, तो इनको माइनस करोगे आप लोग तो 32 न्यूटन आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझो थोड़ा, जेई का सवाल है, इतना आसान तो रहेगा नहीं। देखो क्वेश्चन में बोला था कि 3 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है और कुछ नहीं बोला था, 10 kg का है, ये सब फालतू बातें। तो कितना P लगाया जाए कि ब्लॉक नीचे ना गिरे। फ्रिक्शन जो लगेगा लगेगा, बट यहाँ पे जो 3 न्यूटन प्लस mg sin 45 है वो देखो आ रहे थे 74 न्यूटन। फिर हमने सोचा निकालते हैं फ्रिक्शन कितना होगा, तो फ्रिक्शन आया 42 न्यूटन। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लग सकता था, तो 42 न्यूटन ही फ्रिक्शन लग सकता था, जबकि वो नीचे जा रहा है 74 न्यूटन से। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, उसी को यहाँ पे नाम दिया था P। अब P क्या होगा? नीचे वाली फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, जो बचा वो P लगा देगा और ब्लॉक को रोक देगा, रुका रह जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर से एक और क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन भी है आपका जेईई मेंस 2019 से। ओके, तो सवाल कुछ ऐसा है कि अगर ये 30 डिग्री है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिस पे पीछे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, नीचे फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन। अब फिर से ये एक्सटर्नल फोर्स है, ना कि यहाँ पे फ्रिक्शन और mg sin थीटा दिया हुआ, वो सब दिया ही नहीं है। इसका मास आपको कुछ नहीं दिया हुआ है,
ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको पता करने बोला है, ठीक है। आपको पूछा है कि कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर रहे तो, अगर इस ब्लॉक को रेस्ट पर रहना है तो फाइंड म्यू। तो वही बातें हैं, फिर से आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, आंसर आ जाएगा। तो एक बार खुद से ट्राई करो, आई वांट आप लोग खुद से ट्राई करो। ऑप्शन दे देता हूँ, 1/2 √3/2 √3/4 3/2, ओके 2/3, ठीक है। तो A B C D ये हैं आपके ऑप्शंस और ये है आपका सवाल। अब बताइए जवाब। अब मैं सॉल्व करता हूँ। सपोज इसका मास m है तो नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा mg cos थीटा, इधर लगेगा mg sin थीटा। इसका नेट फोर्स निकाल लो। 2 न्यूटन नीचे है, 10 न्यूटन ऊपर है, तो नेट फोर्स आ जाएगा 8 न्यूटन ऊपर की तरफ। इससे क्या हुआ, इससे जो ये 2 न्यूटन की झंझट थी ये खत्म हो गई। तो इधर लगा mg sin थीटा, ऊपर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। तो ये देखो ब्लॉक को नीचे गिरने से फ्रिक्शन भी रोक रहा है प्लस 8 न्यूटन वाला फोर्स भी रोक रहा है, और गिरा कौन रहा है, mg sin थीटा। मतलब अब की बार जो F+8 है वो बराबर है mg sin थीटा के। F होता है म्यू mg cos थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू mg sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो म्यू की वैल्यू है वो फाइंड करनी है, तो m को छोड़ दो अभी। g है 10, cos 30 होता है √3/2 प्लस 8 इज इक्वल टू m को छोड़ दो, g है 10 और sin 30 होता है 1/2, तो 2 5 जा 10 हो गया और यहाँ पे 2 5 जा 10 हो गया। तो ये आ जाएगा म्यू √3m प्लस 8 इज इक्वल टू 5m, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग स्टाइल में दिया हुआ था, फिलहाल हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे m की कुछ भी वैल्यू ले लो, आप लोग 3 ले लो, तो ये आ जाएगा म्यू 3√3m, m की वैल्यू 3 हो गई, प्लस 8 इज इक्वल टू 15, तो ये आ गया 3√3 म्यू इज इक्वल टू 7, तो म्यू की वैल्यू आ गई 7/3√3, ठीक है। ज़्यादा आ रही है तो m की वैल्यू 4 5 कुछ भी, मतलब हम लोगों ने अपने से लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया एक और। अब इस क्वेश्चन को जेई में कैसा पूछा हुआ था, मतलब जेई में बोला था कि 2 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है एक केस, और एक बार 10 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है वो दूसरा केस, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन नहीं रीड किया, तो थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन हम लोगों ने फॉर्म कर दिया, बट अच्छा ही हुआ, एक और न्यूमेरिकल हो गया। तो वो उस क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ईजी है। एक बार ट्राई करना, कैसे करना है आप लोगों को। एक बार 2 न्यूटन फोर्स जब नीचे लग रहा है उससे केस बनाना, और एक बार जब 10 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है उससे केस बनाना, फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन पे ये लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको। अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग SCV या फिर NCERT में के, तो मतलब SCV लेवल तक के करा दिए आपको। तो SC वर्मा है अगर आपके पास, तो आप लोग वहाँ से और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद, और फिर एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। बट आप लोगों को और प्रैक्टिस करनी होगी फ्रिक्शन की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो एक ब्लॉक है 10 kg का जो कि नीचे आता है एक इंक्लाइंड प्लेन पे जिसका एंगल है 30 डिग्री, और आते समय ये आता है एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो बताओ कितना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा, दूसरे केस में कितना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा अगर सेम प्लेन पर हमें नीचे से ऊपर लेकर जाना है। पहले ये 3 मीटर पर सेकंड से आया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पहले ये नीचे आया, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कितना फोर्स चाहिए कि इसको हम लोग 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर ले जा पाए, ठीक है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है कि एक ब्लॉक है 10 kg का जो नीचे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कितना फोर्स चाहिए दोबारा से इसको नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। तो केस 1 जब ये नीचे आ रहा है तो उसको हम लोग लिख लेते पहले। तो देखो जब ये नीचे आ रहा है तो mg sin थीटा इसको नीचे लेकर आ रहा है, फ्रिक्शन इसको पीछे रोक रहा है, इधर लग रहा है mg cos थीटा और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। तो mg sin 45 ओके mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन फोर्स बराबर m इंटू a। अब ये क्यों लिखा आपने, क्योंकि अब की बार रेस्ट पर नहीं है, अब की बार वो नीचे आ रहा है। तो mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन बराबर m, इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन क्या है, म्यू mg cos थीटा, सोच लो अब, बताऊंगा नहीं ये मैं, ये हो गया mg sin 30। अरे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा ना, वही तो पुट किया, तो m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन आ गया g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा।
ये हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू, बट एक्सेलरेशन तो दिया हुआ है 3, नहीं हम लोग ऐसे ही रखेंगे ताकि सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो। क्यों बोल रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। अब ऊपर ले जाते टाइम क्या होगा, दूसरा केस बनाते, जब ये ब्लॉक नीचे है अब इसको ऊपर लेकर जाना है तो हमें अपनी तरफ से कोई एक फोर्स लगानी होगी, ऐसे तो ऊपर जाएगा नहीं। तो जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, बट इसको कुछ लोग नीचे खींचेंगे। पहला फ्रिक्शन इसको नीचे खींचेगा, दूसरा mg sin थीटा इसको नीचे खींचेगा, और mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही लगेंगे। तो अब की बार केस बनेगा F माइनस mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको अब की बार पता है, ये हो गया F माइनस mg sin थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू दोबारा से वही से म्यू mg cos थीटा, और ये m इंटू ए की वैल्यू आपको पता है क्या है, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ठीक, अब यहां से आप m कॉमन ले लो, तो जब आप लोग यहां से m कॉमन लोगे तो बचेगा g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ऐसा करेंगे काट देंगे, अब आ जाएगा f इज इक्वल टू 2m, आंसर आ जाएगा। अरे नहीं, ये आप लोगों का माइनस में है तो इसको हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखो f इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे, एक काटने का निशान मैं हटा देता हूँ, काटा नहीं है, हाँ कुछ लोग सो रहे लेक्चर में तो उनको बता दो थोड़ा कि काटा नहीं है, मतलब बता रहा था कि ऐसी गलती मत करना एग्जाम में, म्यू जी cos थीटा। तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। इसको अब वहाँ भेज दो, ये जब वहाँ जाएगा तो आगे ले जाएंगे इसको हम लोग। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग माइनस m कॉमन लिए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो माइनस mg sin थीटा वहाँ जाएगा तो प्लस mg sin थीटा, और यहाँ पे आप लोग देखो तो माइनस म्यू जी cos थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा जो है, देखो माइनस प्लस माइनस हुआ तो वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया म्यू mg cos थीटा। तो ये देखो म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा माइनस प्लस था, कैंसिल हो गया, तो f आ गया देखो 2mg sin थीटा। तो m की वैल्यू देखो 10 है, g की वैल्यू 10 है, और sin 30 होता है 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया आप लोगों का। तो ये आपका आंसर आ गया 100 न्यूटन। अरे 100 न्यूटन तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। ओ नो, मास आप लोगों का 2 kg है, आप लोगों का नहीं, इसका मास 2 kg है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा तो 2 10 20 आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में ब्लंडर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के जेई के हैं, जेई का ये सवाल है 2016 या 2016 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। सो आई थिंक हम लोग आज इंसेक्ट वाला क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि उसके लिए आप थोड़ा फ्रेश होकर आओ तो बेटर होता है, तो उसके लिए मैं अलग लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। फिलहाल मैं आपको इसी के ऊपर और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अगला न्यूमेरिकल में 2-3 कंसेप्ट मिक्स हैं, अरे डरो मत, ईजी है। यहाँ पे पहले एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 4 kg का, फिर इससे एक स्ट्रिंग निकली है जिससे कनेक्टेड है एक पुली, फिर यहाँ पर भी एक कनेक्टेड है पुली, फिर लास्ट में यहाँ पर रखा हुआ है एक और ब्लॉक। ठीक, यहाँ पर ये पुली लगी हुई है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एक पुली लगी हुई है कुछ इस तरीके से। इतना अच्छा तो मैं बना नहीं पाता, बट फिर भी थोड़ा सा झेल लो, सह लो थोड़ा। तो यहाँ पे μ2 है, यहाँ पे μ1 है, इसका मास है 2 kg, और यहाँ पर जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर एक्सेलरेशन हर एक ब्लॉक का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 16 न्यूटन है, और एक्सेलरेशन सबका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता करो, μ1 और μ2 को फाइंड करो। तो हमें देखो टेंशन दिया हुआ है, तो डायरेक्शन देख लो टेंशन का, एक टेंशन यहाँ, एक टेंशन यहाँ, एक टेंशन यहाँ, और एक टेंशन यहाँ। तो बताओ आगे कौन बढ़ेगा, क्या ये ब्लॉक इस तरफ आगे जाएगा या ये ब्लॉक नीचे आगे जाएगा? 2 चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो यहाँ पे अगर कोई फोर्स लगता तो हम लोग सोचते, बट फिलहाल यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला नीचे जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स है। कौन सी फोर्स है? mg sin थीटा। तो मैं दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ इसका, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल सके। मुझे भी पता है डायग्राम काफ़ी घटिया बना रहा हूँ मैं, इसकी प्रैक्टिस कम है बोर्ड पर। हाँ, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इधर लगेगा mg sin थीटा, इधर लगेगा mg cos थीटा, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा ऊपर।
फ्रिक्शन ऊपर क्यों लगेगा, क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये लगेगा फ्रिक्शन। इसकी बात कर लो, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये पुली से स्ट्रिंग ऐसे पास होगी तो ये आगे जाएगा विथ टेंशन फोर्स, तो इसको फ्रिक्शन पीछे रोकेगा। तो पहले हम लोग इसका पता कर लेते हैं क्योंकि ये वाला बहुत आसान है। देखो टेंशन इसको आगे ले जा रहा है, फ्रिक्शन इसको पीछे रोक रहा है, इज इक्वल टू आ रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एम जी, एम कितना दिया है 2, तो नीचे देखो 2g है तो इज इक्वल टू एम में, तो m देखो है 2, g की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन दिया है 0.5 तो 2 इंटू 0.5, तो t की वैल्यू आ रही है t माइनस 20 म्यू इज इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू आपको पता है 16। ठीक, तो 16 माइनस 20 म्यू बराबर 1, तो म्यू आपको चाहिए तो 20 म्यू को वहाँ भेजो, 1 को यहाँ भेजो, तो 16 माइनस 1 बराबर 20 म्यू, तो म्यू आ गया 15/20, तो म्यू की वैल्यू आ गई 0.75, तो म्यू 1 की वैल्यू हमें मिल गई 0.75। 12वां क्वेश्चन जी हाँ करेक्ट है, अभी भी चेक करना पड़ता है, परफेक्ट थोड़ी ना हुए हम भी। ठीक है, तो एम जी साइन थीटा से अब ये नीचे जा रहा है। अब दूसरे की बात करते हैं, एम जी साइन थीटा से नीचे जा रहा है बट टेंशन जो है वो रोक रही है, और कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन भी रोक रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे एम जी साइन थीटा नीचे, टेंशन पीछे, फ्रिक्शन पीछे इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब टेंशन पता है आपको, फ्रिक्शन फोर्स भी पता है, नहीं पता है निकाल लो, एम जी साइन थीटा माइनस 16 माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम कितना है भाई इसका 4, तो ये हो गया 40 इंटू 1/2, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, माइनस 16 माइनस म्यू एम जी हो गया 40, कॉस 30 होता है √3/2, और ये हो गया 4, ए कितना है 0.5, तो 4 इंटू 0.5, 4 इंटू 0.5 2 हो गया, बुरा तो नहीं माने, चलो ठीक है अच्छी बात है। ये हो गया 20 माइनस 16 माइनस ये 220 जा, तो ये आ गया 20√3 म्यू बराबर 2, 20 में से 16 गया बचा 4, तो ये हो गया 4 माइनस 20√3 म्यू बराबर 2। ठीक है, अब 20√3 म्यू को वहाँ भेजो, 2 को यहाँ भेजो, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 20√3 म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/20√3, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/10√3, √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 10 इंटू 1.73। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये मैं आप पे होमवर्क छोड़ता हूँ, आंसर आएगा 0.06। ठीक, अब एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं एससीबी से ही, और बहुत ही मज़ेदार भी है वो, तो उसका आंसर मैंने चेक किया, इट इज़ 0.057, 57 को राउंड ऑफ करके एससीबी में 0.06 लिखा हुआ है। हाँ, तो एक और मज़ेदार क्वेश्चन ऐसा है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये 30 डिग्री, इसके ऊपर चल रही है एक कार जो कि है बहुत ही बेकार हवा में चल रही है ये, तो वाह वाह। ठीक है, तो टायर ज़मीन पर करते हैं, हाँ, तो इससे अच्छा कार आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो स्लोप है ये 30 डिग्री का है, इसकी पूरी लेंथ है 12.8 मीटर। इस क्वेश्चन को कैसे करते हो मैं सिखा रहा हूँ, फिर एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, तो और यहाँ पे बोला है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रोड और टायर के बीच में, मतलब म्यू जो है वो है 1/2√3, और ये कार जो है वो एकदम कॉर्नर पे खड़ी है, यहाँ पे खड़ी है, और अब इसको ये पार करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि ड्राइवर कितना भी ब्रेक मारे, कितना भी तेज ब्रेक मार ले, बट जो टायर है वो नीचे चला ही जाता है, मतलब कार जो है वो नीचे चली ही जाती है। जैसे आप लोग इंक्लाइंड प्लेन पे अगर जाओ तो वहाँ पे कार में जब आप ब्रेक मारोगे, अच्छी क्वालिटी का टायर नहीं होगा तो भी आप लोग नीचे घिसे चले जाओगे, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि फिर भी वो नीचे चला जाता है, और जो कार है वो जा रही है 21.6 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, नीचे तो कार पहुँचेगी ही, और नीचे जब वो पहुँचेगी तो उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी, ये भी बोल दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, अच्छा क्वेश्चन में आपको यही पूछा है कि जब वो कार नीचे पहुंचेगी तो उसकी स्पीड 36.8 से ज़्यादा होगी, 36 से ज़्यादा होगी। फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं इजी बनाता हूँ, हम लोग उसको करेंगे, बट उससे पहले इजी क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है कि ये जो कार है वो जा रही है 21.6 किलोमीटर पर आवर से, इतना लंबा उसको स्लोप दिखा, म्यू इतना था, तो एक बात बताओ कितने टाइम में ये इसको पार करेगी। ये हो गया इसका एक हल्का फॉर्म। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं। अगर यहाँ पे सपोज कार पहुँच गई है, तो कार हम लोगों की अब ऐसी दिख रही है, तो यहाँ पे लगेगा mg cos 30
जो इसको नीचे लेकर जा रहा है वो है mg sin 30, नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर और फ्रिक्शन जो है वो है पीछे। तो कार अभी नीचे जा रही है तो मतलब mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन है म्यू इंटू एन, तो म्यू एम जी कॉस 30 इज इक्वल टू एम ए, तो एम 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 कैंसिल हो गया, इसीलिए कार का मास आपको नहीं दिया है। जी की वैल्यू 10, साइन 30 होता है 1/2, जी की वैल्यू 10 और म्यू कितना दिया 1/2 √3 और कॉस 30 होता है √3/2, इसलिए आपको देखो √3 दिया था ताकि √3 कैंसिल हो जाए और आपको आसानी से आंसर मिल जाए। तो √3 देखो कैंसिल हो गया और ये हो गया 5 और ये हो गया 5। अरे एक्सेलरेशन तो 0 आ गया, फिर तो नहीं, नीचे 2 है एक, ठीक। तो ये हो गया 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2। अरे 5 में से 2.5 गया तो 2.5 ही बचेगा ना, सॉल्व करके देख लेना, 5/2 आएगा। तो अगर एक्सेलरेशन 5/2 है, इनिशियल वेलोसिटी 21.6 किलोमीटर पर आवर है, हमें एक्सेलरेशन मालूम है, u मालूम है और हमें s भी मालूम है, तो क्या हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो ध्यान रखना इसको भी या तो किलोमीटर में कर लो या तो इसको मीटर में करो। सो मैं मीटर में करना ज़्यादा बेटर मानूंगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, डबल जीरो कैंसिल, 6 6 जा 6 3.6 जा 0.6 जा 0.6 इंटू 10 हो गया 6, तो इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया इसका v स्क्वायर, u है 6 स्क्वायर, 2a है 5/2 और s है 12.8, तो ये हो गया 36 प्लस 5 इंटू 12.8, तो v स्क्वायर, हाँ तो 12.8 इंटू 5 कर लो, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ये हो गया 640, तो 36 प्लस 640, तो आपको v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 676 और 676 का आप लोग अगर रूट लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 26 मीटर पर सेकंड। अब 26 मीटर पर सेकंड को जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप लोग समझ जाओगे कि कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो ये ओके छोटी सी गलती क्षमा याचना। क्या गलती है, 12.8 इंटू 5 64 होगा, हाँ पॉइंट मैंने नहीं देखा, तो ये आ गया देखो 100, तो v की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि कार जब नीचे जाएगी तो उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर होगी। चेंज करके देख लो ना, 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं, तो 36 इंटू 5/18 ये ट्रिक मैंने बताई है, तो 18 2 जा 36, देखो 10 आ गया, समझे। तो हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था कि कार जब नीचे जाएगी तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी, यही हमें प्रूफ करना था। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि अगर ये इतना है और म्यू इतना है, इतनी स्पीड से ये जा रही है, लास्ट में कार रुक गई, तो बताओ कितना टाइम लगा इसको पहुंचने में। तो वहां पे आप इक्वेशन यूज कर लेना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v लास्ट में रुक गई, u आपको मालूम है 6 है, एक्सेलरेशन 5/2 है, टाइम आपको पता करना है, तो इसको सॉल्व करके आप लोग टाइम निकाल सकते हो। ये सारे आपके क्वेश्चन रहते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रूफ करो कि कार जब नीचे जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो हमें अगर v निकालना है तो पहले u मालूम रहना चाहिए जो कि क्वेश्चन में दिया था, उसके साथ हमें a मालूम रहना चाहिए, तो हम लोग ये इक्वेशन यूज कर पाएंगे। तो हमने पहले a निकाला, u पता था, a निकाला, s पता था, तो उससे हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया और प्रूफ हो गया। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क जाता है, इसमें आपको बोला है कि व्हीकल जब नीचे जा रही है तो उसमें बताओ मैक्सिमम इंक्लिनेशन कितना है रोड का कि कार जो है वो 5 मीटर जाके रुकी। चलो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फील हो जाए। तो ये न्यूमेरिकल में क्या कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रोड और टायर के बीच में है वो है 4/3, ठीक। मैक्सिमम इंक्लिनेशन कितना हो कि जो कार है, ठीक, आपको इसमें थीटा पता करना है, म्यू आपको दिया हुआ है और साथ ही में यहाँ पे आप लोगों को u की वैल्यू भी दी हुई है। u बोला है द व्हीकल गोइंग डाउन विथ अ स्पीड ऑफ, ओके, तो यहाँ पे आपको u दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। सपोज ये आपकी गाड़ी है, अभी गाड़ी ऐसी बनाते क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 1.5 घंटे आई थिंक होने आए हैं। तो आपको u दिया है, म्यू दिया है, ये म्यू है, आपको पूछा है, आपको s भी दिया हुआ है कि ये 5 मीटर का स्लोप है, 5 मीटर में वो कार रुक गई,
तो बताओ कितना थीटा था कि वो कार रुक गई। तो पता कर लेते इसको, कैसे करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, मास m है सपोज, तो ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया mg sin थीटा, और पीछे हो गया फ्रिक्शन फोर्स, mg sin थीटा उसको नीचे खींच रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसको पीछे रोक रहा है, इज इक्वल टू m में फ्रिक्शन होता है म्यू mg cos थीटा। अब ये सब आपको पता है, बार बार नहीं रिपीट करूंगा। ये है mg sin थीटा, यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो ये आ गया g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इज इक्वल टू a। ठीक, अब यहाँ पे देखो g है 10, sin थीटा आपको नहीं पता है, म्यू है g 4/3 और g की वैल्यू दोबारा से 10, cos थीटा आपको नहीं पता है, एक्सेलरेशन भी आपको नहीं पता है। एक्सेलरेशन पता कर सकते हो, आई डोंट थिंक पता कर सकते हो, आई थिंक पता कर सकते हो। देखो एस आपको 5 मीटर है, यू आपको 36 किलोमीटर पर आ रहे, तो 36 को जरा कन्वर्ट करो तो 1000 मीटर से और 3600 सेकंड से, तो ये 10 आ गया। तो 10 मीटर पर सेकंड इसका यू है, एक्सेलरेशन पता करना है, और एस 5 दिया है, और लास्ट में जाके कार रुकी तो वी 0 होगा। तो इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है 0, ये है 5, ये है 2 इंटू a इंटू 5, यू 10 है यहाँ, तो 10 का स्क्वायर, तो ये देखो -10 का स्क्वायर 100, और ये 10a, 10 और एक 0 खत्म, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस इस 10 को यहाँ पे रख दो, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन निकाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर जगह 10 है, तो 10 को कॉमन लेके 10 से हमने काट दिया, नहीं समझे, ऐसे ही देखो, इसको वहाँ भेजो। ये देखो हमने 10 कॉमन लिया, तो ये आया साइन थीटा माइनस 4 cos थीटा बाय 3, और इधर भी है देखो 10 हमने दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो ये देखो दोनों 10 कैंसिल हो गए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 4 cos थीटा बाय 3, तो ये आ गया देखो 3 प्लस 4 cos थीटा बाय 3। ठीक है, और थीटा अगर आप लोग निकालना चाहो तो इसमें आप लोगों को फिर आगे आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना होगा। एकदम क्वालिटी न्यूमेरिकल, PYQs हो, कुछ भी हो, सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब एक लास्ट होमवर्क दे देता हूँ, ये भी एक न्यूमेरिकल है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, यहाँ पर ब्लॉक है 4 kg का, उसके साथ एक ब्लॉक है 2 kg का। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया है 0.2 और 0.3, ठीक है, आपको कोएफिशिएंट दिया है ये 4 kg का, ये 2 kg का, और इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, और ओके μ1, हाँ, अगर आपको μ1 दिया है 0.2 और μ2 दिया है 0.4, इस ब्लॉक के इसके साथ 0.4, इस ब्लॉक के इसके साथ 0.2, तो आपको सवाल ये पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा 2 kg ब्लॉक का, मतलब आपको इसका एक्सेलरेशन पता करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बताना, नॉर्मल रिएक्शन अच्छे से लगाना और सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। अब अगले लेक्चर में और भी हाई लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ नीट के भी हाई लेवल के न्यूमेरिकल छोड़ गए, उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके ऊपर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसको आप लोग प्रैक्टिस करो, एक्चुअली वो करेक्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था, तो इसको आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।